हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th से हमारा पॉलिटिकल का चैप्टर 4 है, अंडरस्टैंडिंग लॉज के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम जो कानून होते हैं, जो लॉज होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इससे पहले की वीडियोस में हमने लॉज क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो कानून जो लॉज होते हैं वो कंट्री के हर एक पर्सन के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कानून बने हैं, जो लॉज बने हैं, वो किसी एक पर्सन पर तो अप्लाई हो रही है लेकिन किसी दूसरे पर्सन पर वो अप्लाई नहीं हो रही हैं। तो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये भी देखा था रूल ऑफ लॉ में कि हर पर्सन को लॉज के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हमारी कंट्री में जो रूल चलेगा वो लॉज का चलेगा, कानून का चलेगा। पहले जो कानून बना दिए गए हैं उन्हीं कानून को, उन्हीं लॉज को सभी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो बहुत बड़ा गरीब अमीर आदमी हो, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। हर पर्सन को जितने भी लॉज बने हुए हैं उनके ऊपर वो अप्लाई भी होंगे और सभी को उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनके लिए उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है कि वो पूरी कंट्री के लोगों से अलग हटकर चल रही है, उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो उसी में हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम ये लॉज बने थे, और उस टाइम लॉज में क्या था कि कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों पर तो लॉज अप्लाई होते थे लेकिन कुछ पर नहीं होते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कानून बनाते थे। उनका जो मन करता था वो वही कानून बनाते थे, और जिस पर्सन से उनको फॉलो कराने थे उसी पर्सन को वो फॉलो करने पड़ते थे। उनके लिए कोई ऐसा नहीं था कि सभी पर्सन को वो लॉज अप्लाई करने और सभी पर वो इक्वली ही फॉलो होंगे। तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते थे, जो भी उनको अच्छा लगता वो वही करते थे। तो उसी के बारे में हम इसमें देख रहे हैं कि कैसे जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उस टाइम कैसे लॉज के अकॉर्डिंग काम होता था। It is often believed that it was the British colonists who introduced the rule of law in India. जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले वही लेके आए थे। Historians have disputed that claim on several grounds, two of which include first that colonial rule was arbitrary, and second that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in the British India. तो यहाँ पर जो हिस्टोरियंस है वो बताते हैं कि इन रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड दो मेन बातें थी। सबसे पहले कि जो कॉलोनियल रूल होते थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग लिए जाते थे, मतलब उसमें वो सब बातें इंक्लूड की जाती थी जो ब्रिटिशर्स को सही लगती थी। और दूसरा ये जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे, जो इंडिया को फ्री कराना चाहते थे, उन्होंने भी वो भी चाहते थे कि इंडिया में रूल लॉ के अकॉर्डिंग हो, लेकिन जो लॉज थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम उस टाइम थी। वन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरियन दैट continued to exist as part of British law in the Sedition Act of 1870। तो इसी में एक एग्जाम्पल बता रखा है कि किस टाइप का लॉ बना था। सेडिशन एक्ट बना था एक 1870 में, और इसमें क्या हुआ था, द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। मतलब जो सेडिशन एक्ट आया था 1870 में, उसकी वजह से क्या हुआ था, इस एक्ट में एक ऐसी बात इंक्लूड कर दी थी जो बिल्कुल समझ के बाहर थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये बता दिया कि अगर कोई भी पर्सन, इंडिया का कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, उसकी कमियां लोगों को बताता है या उसको हटाने के बारे में सोचता है, तो उसको बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लिया जाएगा।
मतलब उसको बिना कुछ बताए कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता है कि उसने कुछ गलत किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो ये बात किस में बताई गई है, सेडिशन एक्ट में। अब आप खुद देखो कि इस टाइप का, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिशर्स जो थे, वो कितना ज़्यादा शोषण एक्सप्लॉइट करते थे इंडियंस को, और उस पर उन्होंने ये और रूल बना दिया कि कोई भी उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, अगर अगेंस्ट जाएगा तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अगर इस टाइप का लॉ बनता है तो इसको कौन फॉलो करेंगे। इसलिए जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे, जो इंडिया को फ्री कराना चाहते थे, ब्रिटिशर्स थे, तो वो हमेशा ये सोचते थे कि लॉज लेके आओ, हम उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन इस टाइप के लॉज नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब अपनी मोनोपोली या एकाधिकार दिखाए कि बस सिर्फ और सिर्फ वही वहाँ पर रूल करेगी। तो यहाँ पर आपको सेडिशन एक्ट के बारे में याद रखना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेडिशन एक्ट को कब लेके आए थी। तो 1870 में, 1870 में सेडिशन एक्ट आया था, और उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है या उसको प्रोटेस्ट करता है तो उसको डायरेक्ट बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया जाएगा। Indian nationalists began protesting and criticized this arbitrary use to authority by the British। जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, जो ये चाहते थे कि इंडिया फ्री हो, वो हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट होते थे कि ब्रिटिश अपनी अथॉरिटी का, अपने पावर का इस तरह से गलत यूज़ नहीं कर सकते। दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग टू ग्रेटर क्वालिटी एंड वांट टू चेंज द आइडिया। वो हमेशा इस चीज़ के लिए लड़ते रहते थे कि उन्हें भी इक्वलिटी चाहिए और उन्हें, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको अपना आइडिया चेंज करना पड़ेगा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। By the end of 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanding respect of colonial court। 19th सेंचुरी की जब ख़त्म हुई थी तो उस टाइम तक कॉलोनियल कोर्ट जो थे वहाँ पर भी इंडियन के जो लीगल प्रोफेशन थे, जो इंडिया की तरफ से जो कानून जानते थे, तो उन्होंने भी इस बात को लेकर बोलना स्टार्ट कर दिया कि कॉलोनियल रूल ऐसे नहीं कर सकता, ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं कर सकते। दे बिगन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडियन। उसके बाद उन्होंने लॉज को यूज़ करके जो इंडियंस के लीगल राइट थे उनको डिफेंड करना, उनको बचाना स्टार्ट कर दिया। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगन टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। और जो इंडियन जजेस थे, कुछ जजेस जो इंडिया से थे, इंडियन थे, वो भी इस पार्ट में अपना रोल प्ले कर रहे थे। देयरफॉर there are several ways in which India played a major role in the evaluation of the rule of law during the colonial period। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब कॉलोनियल पीरियड था, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे, तो उस टाइम भी हमारे पास एक रास्ता था जिसकी वजह से इंडियंस अपनी जो रूल ऑफ लॉ को अच्छे से चला सके, क्योंकि जो नेशनलिस्ट थे वो भी इसके अगेंस्ट थे कि ब्रिटिशर अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। जो इंडियन लीगल प्रोफेशन थे वो भी ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स अपनी मनमर्जी ना चलाए, और जो इंडियन जजेस थे वो भी ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स अपनी मनमर्जी ना चलाए। तो इसकी वजह से वो सभी जब मिलकर काम कर रहे थे तो इसकी वजह से रूल ऑफ लॉ का एक पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पर सामने आ रहा था। विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन की बात हुई, उसके बाद से तो कंट्री ने खुद के अपने लॉज, रिप्रेजेंटेटिव ने अपने कंट्री के लिए लॉज बनाने स्टार्ट कर दिए। एवरी ईयर्स आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड एक्जिस्ट वंस। हर साल कोई ना कोई नया कानून बनता है या पहले से जो कानून बने हुए हैं उनमें कोई चेंजमेंट होता है। तो ये आपने जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में, उसके बारे में आपने देखा पहले कि पहले हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में क्या था कि पहले जो पिता की संपत्ति होती थी, प्रॉपर्टी होती थी, उस पर सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे का हक होता था। लेकिन जैसे ही हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, उसके बाद जो एक फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उस पर उसके बेटे, उसकी फादर की वाइफ, मतलब उसके चिल्ड्रंस की मदर, और बेटियों की भी, उसकी डॉटर का भी पूरा राइट था।
तो ये किस में बताया गया था? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन एनेक्ट टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा लॉज बनते हैं, जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करना हो या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना हो, तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी कानून बनते हैं। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट ए न्यू लॉज इज़ नेसेसरी? यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो लॉज कैसे बनते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? जो नए लॉज होते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं? द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट का सबसे मेन रोल होता है कोई भी कानून बनाने के लिए, कोई भी लॉज बनाने के लिए। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर ए पर्टिकुलर लॉ। पार्लियामेंट क्योंकि कानून बनाती है तो वो हर चीज़ को फोकस करने के कि अलग अलग जगह अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, उनकी जो नीड्स है उन सब को ध्यान में रखकर लॉज को बनाया जाता है। एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। क्योंकि पार्लियामेंट पूरी कंट्री की एक है, इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो लोगों द्वारा बताई जाती हैं। और उसी के बारे में हम यहाँ पर एक डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कि जो घरेलू हिंसा होती है, औरतों के साथ जो मारपीट होती है, उसके बारे में पार्लियामेंट का अटेंशन लेके और उसके लिए एक लॉज बनाने के बारे में देखेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रेफर टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट इन ऑफ इंजरी और हार्म कॉजेज बाय एन अडल्ट मेल, यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता है, उसको हार्म करता है या उससे कोई इंजरी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा बोलते हैं। Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her। जो इंजरी होती है वो फिजिकली भी हो सकती है कि उसको पीट दिया, या ये भी हो सकता है कि उसको इमोशनली भी हो सकता है कि उसको कुछ अपशब्द कहना, उसके बारे में गलत बोलना। अब्यूज़ ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़। और इससे रिलेटेड जो अब्यूज़ होती है, मतलब अब्यूज़ किस टाइप की, वर्बल भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है, या इकोनॉमिक अब्यूज़ भी हो सकती है उससे रिलेटेड, जिससे एक वुमेन के माइंड पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े। द प्रोटेक्ट ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 extend the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in shared household with the male member who is perpetrating to violence। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एक्ट बना था वुमेन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, उसमें यही बताया गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है, कि कैसे जो हाउस होल्ड घर में रहने वाली औरतें हैं उनको कैसे बचाया जा सके, जो डोमेस्टिक वायलेंस है उनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये किसके बारे में है? डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पूरी स्टोरी दे रखी है जिसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट क्या था, कैसे आया और कैसे उसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो ये स्टोरी एक बार आप पढ़ के देखोगे कि इसमें क्या दिया गया है। तो ये था पार्ट हमारा यहाँ तक कि जो लॉज होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्योंकि पहले लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम फिर बाद में रिप्रेजेंटेटिव से होते हुए पार्लियामेंट तक जाती है और फिर पार्लियामेंट में उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लॉज, कानून बनाए जाते हैं। तो ये पार्ट हमारा यहाँ तक। इससे नेक्स्ट पार्ट हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ तक का पार्ट आप दोबारा से बुक में पढ़ते हुए इसको अच्छे से समझोगे और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर करोगे। थैंक यू।